मैं श्याम शर्मा, चित्रकला का विद्यार्थी, कला एवं शिल्प महाविद्यालय का पूर्व प्राचार्य और वर्तमान में राष्ट्रीय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली की सलाहकार समिति का अध्यक्ष और चित्रकार हूँ। चित्र बनाता हूँ, लिखता हूँ और प्रकाशित करता हूँ। सर, इस वक्त बिहार में जो एक मूर्ति मिली थी यक्षिणी, उसके बारे में 100 कुछ मना रहे हैं ये लोग, 100वां साल मना रहे हैं। क्या प्रक्रिया है आपकी, कैसी प्रतिक्रिया है आपकी? बिहार का इतिहास कभी भारत का इतिहास हुआ करता था। मौर्यकालीन में यक्षी का निर्माण हुआ और ये सारे कलात्मक गुणों के साथ ये देखी जा सकती है। मानव, यक्ष, देवता और भगवान, ये सारे गुण जो यक्षी में हैं, वो यक्षी समाज जो प्रतिमा के निकट रहकर सेवा करता था, जो मानव से ऊपर की श्रेणी में आता है। इसकी ऊंचाई 62 इंच और चौड़ाई 10 इंच है। इस पर जो पॉलिश की गई है वो आज भी शीशे की तरह चमकदार है। इसके अंग प्रत्यंग नारी के सौष्ठव सुंदरता का मापदंड है। ये ऐसी सुंदर प्रतिमा है कि इसे देखकर कला इतिहासकारों ने इसे नारी रत्न स्वरूपा कहा गया है। इसको आज से 100 वर्ष पहले पटना के पास दीदारगंज में गंगा के किनारे इसकी ये मिली थी प्रतिमा, और पुरातत्व विभाग के अधिकारी कला विद्वान समझदार साहब ने जब इसके कलात्मक गुणों को देखा तो इसे पटना संग्रहालय में ले आए। यक्षी ने अनेकों विदेशों में होने वाले भारत महोत्सव में भारत की और बिहार की गरिमा को बढ़ाया है। ये ऐसी प्रतिमा है जो पुरातन होते हुए भी आज पूरी समसामयिक कलात्मक गुण इसमें दिखाई देते हैं। इंग्लिश में मुझसे नहीं बन पाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, या अगर फिर कहें तो एक टेक और ले लीजिए आप। अच्छा, नहीं, इज ओके। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस पीरियड में, जिस पीरियड की ये मूर्ति बनी हुई है, उस पीरियड के कलाकारों को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? पटना किनारे, पटना के पास दीदारगंज एक ऐसी जगह है। मौर्य काल में ये बहुत ही कलात्मक मूर्ति निर्माण का केंद्र हुआ करता था। यहां पर पत्थर चुनार से गंगा नदी से आते थे और यहां पर कलाकार तराश कर इनको सुंदर सुंदर मूर्तियों में परिवर्तित करते थे। इस पर जो चमकदार पॉलिश है, कला विद्वान और कला इतिहासकार के अनुसार इस पर अकीक पत्थर से दूध डाल कर इसे घिसा जाता था, जिससे दूध की चिकनाई प्रतिमा के अंदर बैठ जाती थी और प्रतिमा का जो पत्थर का रंग है वो येलो ओकर बादामी रंग का हो जाता था। उस पर एक लेप लगाकर फिर घिसा जाता था, जिससे इसकी चमक आज सैकड़ों वर्ष बाद भी वही है जो शायद पहले दिन रही होगी। ये शीशा की तरह चमक ही मौर्यकालीन प्रतिमाओं के सबसे बड़े गुण हैं। आज का जो वर्तमान पीढ़ी है, जो कलाकारों का या कला के क्षेत्र में जो भी आज प्रोफेशनल्स पढ़ाई हो रही है, आप उसको कंपेयर करते हैं तो किसको उच्च कोटि का मानते हैं? भारतीय मूर्ति कला में यक्षी एक आदर्श प्रतिमा है। उसके कलात्मक
गुणों को आज के समसामयिक कलाकारों को लेना चाहिए कि कैसे यक्षों की सुंदरता को मूर्तिकार ने तब बनाया था और आज के मूर्तिकार उसमें से किन किन गुणों को लें। उनके शिल्प, उनके जो ऑर्नामेंटल है, अलंकरण है, उन पर की जो डिजाइन है, आपने देखा होगा ऊपर का अधोभाग में कोई वस्त्र नहीं है, पर नीचे के भाग में यक्षी के वस्त्र हैं। आप देखिए कि वस्त्रों में पत्थर में जो ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता दिखाई गई है, वो बहुत ही दुर्लभ है। वो जो कपड़े पहने हैं उसमें जो फोल्ड हैं वो भी एक अलंकरण है, वो उसका भी एक डिजाइनिंग है, वो यथावत नहीं है। वो फोल्ड भी, वो कपड़े की सुकड़न भी एक कलात्मक रूप के साथ सामने आई है। अगर आप यक्षी के आभूषणों को देखें तो मौर्य काल में जो आभूषण महिलाएं पहना करती थीं, कमर में 5 लड़ी की करधनी, सर के ऊपर सुंदर शिरस्त्राण जो बहुत ही मोतियों से जड़ा हुआ 3 लड़ी का एक माथे पर शोभायमान है, गले में सुंदर मोतियों की माला है जो उरोजों के नीचे तक झूलती हुई नजर आती है। ऐसी प्रतिमा, ऐसी सुंदर प्रतिमा जिसमें समसामयिक कला के गुण हैं, आज के कलाकारों को चाहिए कि उन गुणों से प्रभावित होकर भारतीय मूर्ति जो कला परंपरा है उसको आगे बढ़ाएं। चला गया तो एक दफे उसको पढ़ लूंगा। तो मैं वो कंटिन्यूटी मुझ में आ जाएगी। संयोग से मैं भूल गया, कुछ घर के कामों में व्यस्त हो गया, मैं उसको पढ़ नहीं सका और स्मरण शक्ति थोड़ी शिथिल हो गई है। तो बात ही वही है जो मैंने इसमें बोली है। पर उसमें बड़ा क्रमबद्ध है। इसमें स्पॉन्टेनिटी ज्यादा है। आपने जो लिया है इसमें स्पॉन्टेनिटी है, उसमें बहुत ही सजाया है। अच्छा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सजाएं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो प्रभात खबर में कब छपी है वो? हाँ, मैं बताता हूँ। वो 15 को छपी है। अच्छा, इस 15 को? इस 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को। अच्छा, ठीक। 15 अक्टूबर को। बहुत बड़ा है। पीछे 2 पेज आते हैं। अच्छा, उसी में है। हाँ, होगा एक लेना भाई फिर। सर, एक्चुअली मैंने जब मूर्ति देखी तो, और जो मैं प्रायः मूर्ति देखता हूँ, मुझे तो मूर्ति का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे कि कोई व्यक्ति बता रहा था कि जो भी मूर्तियाँ मिलती हैं उसमें पीछे का भाग जो होता है समतल होता है, लेकिन यक्षिणी में जो है पीछे के भाग को भी बड़ा ही मतलब एक रूप दिया गया है जो नारी का रूप होता है। यक्षों का काम था जो देवता है उसके इर्द गिर्द रहकर उसकी सेवा करना। आप देखेंगे यक्षी के एक हाथ में चवर है और चवर से वो भगवान या देवता को वो सेवा में लगी हुई है। इसका मतलब है कि मुख्य प्रतिमा जिसके बराबर में इसको स्थापित किया होगा वो भी दीवार से कुछ दूर होगी। इसी कारण ये यक्षी उनके करीब स्थापित की होगी जिससे उस प्रतिमा की लोग परिक्रमा कर सकें और आगे के साथ साथ पीछे के भी दर्शन कर सकें। इसलिए मूर्तिकार ने इस बात को ध्यान में रखकर मूर्ति तराशी है कि अगर कोई आगे से देखे तभी भी आनंदित हो, और अगर परिक्रमा देते समय या पीछे से देखते समय इसको देखे तो उसको भी वो पीछे की तरफ सारे गुण प्रतिमा के दिखाई दें। इसी कारण यक्षी की प्रतिमा में
आगे और पीछे, ये 4 डायमेंशनल है। इसको चारों तरफ से देखकर आनंद लिया जा सकता है। इसी कारण इसको पीछे भी उतना ही सुंदर है। इसके जो नितंब हैं वो बहुत ही नारी के श्रेष्ठ अंगों में गिने जाते हैं। इसके उरोज हैं वो भी बहुत ही सुडौल हैं, जो पराकाष्ठा को दिखाते हैं। एक महिला की सुंदरता के जितने गुण हैं वो सारे यक्षी में विद्यमान हैं। आप देखिएगा, यक्षी की नाभि के नीचे एक त्रिबली है, 3 रेखाएं हैं जो सुंदरता का प्रतीक है। इस तरह से छोटा गोल मुंह, सुंदर नाक रही होगी, बड़े बड़े नेत्र, छोटा मुख और माथा विशाल, ये सारे यक्षों के गुण जो शिल्पकार है उसने इस प्रतिमा में भरने की कोशिश की। और आप देखेंगे कि जो लाइंस हैं, पत्थर में उभरी हुई लाइंस हैं, विशेषकर चंवर में दिखाई देती हैं। उन लाइनों में भी एक सुगढ़ता है, एक बहुत ही डिजाइनिंग फॉर्म को कलाकार ने पत्थर में उत्कीर्ण किया है। ये बहुत ही विशेष गुण हैं। और आप देखेंगे कि इसका एक पेडिस्टल भी है। यक्षी एक पत्थर के पेडिस्टल के ऊपर स्थापित है। इसका मतलब है कि जो मुख्य प्रतिमा है वो भी पेडिस्टल पर रही होगी, उसके करीब ये प्रतिमा स्थापित की गई होगी। इसीलिए इसको दूर से देखने पर देवता की सेवा में लगी हुई दिखाई दे, इसलिए इसको भी वही ऊंचाई दी गई है। मैं सिर्फ एक यक्षिणी से हटकर ये पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मोनालिसा की पेंटिंग्स है और दुनिया में कई पेंटिंग्स ऐसी हैं या पेंटर्स ऐसे हैं या मूर्तिकार ऐसे हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है, तो आपको नहीं लगता कि यक्षिणी का एडवर्टीजमेंट जितना होना चाहिए था, जितना उसका मार्केटिंग होना चाहिए था, वो नहीं हुआ? लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई है। ये ग्लोबल मीडिया में उतना इसका प्रचार नहीं। ये बिहार के साथ आधुनिक समय में एक बहुत ही पिछड़ापन रहा है कि हम अपने कलात्मक गुणों को दूसरों को दिखा नहीं पाए हैं कि हमारे पास क्या क्या ऐतिहासिक धरोहर हैं और उनका कलात्मक महत्व क्या है, इसको लोग अभी जान नहीं पाए हैं। इसी कारण यक्षी भी आज विश्व प्रसिद्ध होते हुए भी सारी दुनिया इसको एक आइकॉन की तरह देखती है, पर बिना प्रचार प्रसार के ये प्रतिमा के कलात्मक गुण आज भी समाज के सामने नहीं आ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ और बोलना चाहेंगे? 18 अक्टूबर जिस दिन ये विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा पटना के पास दीदारगंज में मिलने की अनेक छोटी छोटी कहानियां हैं, पर आज से 100 साल पहले ये प्रतिमा बनी। 100 साल पहले ये प्रतिमा बनी तो थी ये मौर्य काल में, और इसकी जो कलात्मक गुण हैं वो अद्वितीय हैं। आज भारत में या पूरे विश्व में कला दिवस मनाने की परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे सारे दिन एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, परंतु कला दिवस की परंपरा नहीं थी। बिहार ने ये बिहार कला दिवस या कला दिवस मनाकर पूरे भारत को एक नई परंपरा शुरू की है कला दिवस की। और मैंने देखा कि भारत के अनेक राज्यों में, अनेक शहरों में कला दिवस मनाया जाना शुरू हो गया। मुझे आशा है अगले बार 18 अक्टूबर को जिस दिन यक्षी हमको मिली थी,
हमारा साक्षात्कार हुआ था यक्षी के साथ, उस दिन को पूरा भारत और धीरे धीरे पूरा विश्व एक कला दिवस के रूप में मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। ये आगाज बिहार से शुरू हुआ है, इसके लिए बिहार सरकार को बधाई, यहाँ के अधिकारियों को बधाई। एक अच्छी शुरुआत बिहार ने कला दिवस मनाकर शुरू की है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।